नमस्कार। मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके बीच इस दूसरे एपिसोड के दूसरे दिन के क्लास में आज 17 मई 2020 की सुबह आप सबके साथ मेरे 22वें क्लास को देश के कई महान इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक हमारे सीनियर साथियों ने सराहा है और पिछले 21 लेसन्स के जो हमने लेक्चर दिए हैं उसकी भी उन सब ने अपने मन से मेरी तारीफ की है, फ़ोन कॉल्स के द्वारा, व्हाट्सएप पर लिख करके और हमारे फेसबुक पर अपने टिप्पणियों को लिख करके। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और अपने उन तमाम सीनियर साथियों का अभिवादन करता हूं जो मुझे इस क्लास को लगातार चलाए रखने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि आप किसी की बातों से या किन्हीं की आलोचनाओं से दब करके इस क्लास को बंद ना करें और आप इसको कंटिन्यू रखें। विशेष करके डॉक्टर एम.एच. इदरीसी कानपुर, डॉक्टर यूपी सिंह पटना बिहार, डॉक्टर एच.एन. लाल गोरखपुर, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह भोपाल। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये बहुत अधिक समय से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जगत में जाने पहचाने नाम हैं और अगर ये अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इनके साथ जुड़े हुए हजारों लोग मेरे साथ खड़े हैं। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं ऑनलाइन क्लास से डॉक्टर बना रहा हूँ। मुझे उनकी सोच पर हंसी आती है कि मैं ऑनलाइन डॉक्टर बनाने का ये पेशा मेरा नहीं है। जो लोग कागज से डॉक्टर बना रहे हैं ये पेशा उनका है। जो लोग शीशियों पर लेबल लगा करके अपनी कंपनियों का उत्पाद बेच रहे हैं वो पेशा उनका है। जो लोग दवाओं के नाम पे व्यापार कर रहे हैं वो पेशा उनका है। मैंने तो अपने 36 वर्ष के अंदर की जो धधक थी, जो मेरी ललक थी, जो मैंने अब तक मंथन चिंतन मनन किया था, मैं वो बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। और ठीक उस तरीके से जैसे कोई मोबाइल काम करते करते बैठ जाता है और फिर आप उसको प्लग में लगा करके रिचार्ज करते हैं, मोबाइल आपका चार्ज होता है और फिर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरीके से मैं उन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अपने न्यू कॉमर्स और पुराने साथियों को एक बार रिफ्रेश करना चाहता हूं कि यदि उनके मन में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति कोई दुर्भावना आ गई हो तो उस दुर्भावना को दूर करके एक नए उत्साह, नए जोश के साथ वो आए और समाज की सेवा में अपने आप को संलग्न करें। ऑनलाइन डॉक्टर बनाने का तरीका या सोच जिसने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है वो निहायत ही गंदा और दूषित दिमाग का मानसिकता वाला व्यक्ति है। मुझे उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, सिर्फ जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो हमारी बातों का मनन कर रहे हैं। डॉक्टर एच.एन. लाल ने कल मुझसे चर्चा की कि मैंने अपने 22वें क्लास में ये कहा कि मैटी जी ने कुछ दवाओं का 5 बूंद, कुछ दवाओं का 10 बूंद, कुछ दवाओं का 15 बूंद इस्तेमाल किया, इसको जरा क्लेरिफाई करें। दरअसल जो बूंद का अनुपात है वो अभी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के समाज में उलझा हुआ है। मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय 94 तत्वों के बारे में लोगों को ज्ञान था। उन्होंने एक खाका खींचा था। परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने अपनी एक रूपरेखा रखी थी समाज के सामने, रसायन विज्ञान के उन न्यू कॉमर्स के लिए जो विभिन्न तत्वों के गुणों का आकलन कर सकें। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसको स्पष्ट नहीं कर पाए और दुनिया से चले गए। मेंडलीफ की उस आवर्त सारणी को एक जो रेखा मिली थी, एक जो लाइन मिली थी या एक लीक मिली थी चलने की, उस पर कुछ लोग चल करके अपने आप को देखे और देखने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक जन्म हुआ जिसमें बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को स्थान दिया गया। फिर उसको आवर्त में और वर्ग में बांटा गया। हर आवर्त और वर्ग के तत्वों के गुणों के लक्षणों को समाहित किया गया। समान लक्षण वालों को एक ग्रुप में, असमान लक्षण वालों को अलग अलग ग्रुप में। तमाम तरह की बातें मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बाद आधुनिक आवर्त सारणी में आई। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्यों बनी? अगर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी न बनाई होती तो शायद आधुनिक आवर्त सारणी की जरूरत लोग नहीं समझते, क्योंकि निरंतर हर चीज पर चिंतन और मंथन मनन करने के बाद जो परिणाम आता है वही विज्ञान की कसौटी है। ठीक उस तरीके से मैटी जी ना आज हमारे बीच हैं
और ना ही मैटी जी के उस समय के कार्यों की सटीक जानकारी किसी के पास है। जो लोग कह रहे हैं, चाहे वो गिल्डन की किताब की जिक्र कर रहे हों, चाहे वो थियोक्रिस्टस किताब की जिक्र कर रहे हों, या इटली और जर्मनी के विभिन्न लेखकों के पुस्तकों की बात कर रहे हों, जेसो वर्क की बात कर रहे हों, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ लिखी लिखाई गई हैं, लेकिन मैटी जी के वास्तविक क्रियाकलापों की जानकारी नहीं है। हम केवल उन पुस्तकों को ठीक मैंडलीफ की और सारणी की तरह एक लीक मान सकते हैं, लेकिन लीक के फकीर होना या लकीर के फकीर होना, ये गलत बात है। विज्ञान में विज्ञान निरंतर ये चाहता है कि जो चीजें हमको पीछे बताई गई हैं, हम उस पर अपना दिमाग लगा करके चिंतन करें, मनन करें, और फिर नए जोश के साथ हम उस पर कुछ नया करने का विचार बना करके समाज के सामने प्रस्तुत करें। तो मैटी जी ने जो दवाओं का बूंद, जिसको लोग बूंद बताते थे, फिर हमारे भारतीय लेखकों ने उसको पार्ट बताना शुरू किया, 10 पार्ट, 20 पार्ट, 40 पार्ट। लेकिन हमने अपने 36 वर्षों में जो अनुभव किया और रमाशंकर जी के साथ के सानिध्य में रहने पर जो हम लोगों ने मेहनत करके उस पर चर्चा की, एक बार मैंने भी ये सवाल किया कि बाबा जी ये बताइए, चूंकि हम लोग उनको बाबा जी कहते थे, कभी रमाशंकर जी या डॉक्टर साहब नहीं कहते थे। हमने कहा बाबा जी इस बात पर प्रकाश डालें कि ये जो पार्ट किताबों ने लिख रखा है इसका क्या अर्थ है। तो उन्होंने हमारे सामने कहा कलम उठाओ। उस समय कलम से वो कम लिखते थे, पेंसिल का उपयोग ज़्यादा किया करते थे। पेंसिल से लिखने में रहता था कहीं गलती हुई मिटा दिएगा, पेन में काटने में हमारे पन्ने बर्बाद होते थे, स्टेशनरी बर्बाद होती थी। बड़ी ऊंची सोच थी उनकी, हर चीज़ पर उनका ध्यान रहता था कि जब फाइनल फार्मूला हो जाए तब उसको पेन से लिखा जाए, उसके पहले पेंसिल का उपयोग किया जाए। पेशेंट, यहाँ तक कि वो अपने रजिस्टर पर पेशेंट की दवा जब लिखते थे तो पेंसिल से पहले लिखते थे। जब वो दवा रोगी को देने के बाद, रोगी के परिणाम को देखने के बाद अगर उनको लगता था, रोगी बताता था कि मुझे बड़ा लाभ हो रहा है, तो फिर उसको वो पेन से लिख देते थे। ये भी उनकी एक विशेषता थी। और ये चीज़ें हमको भी प्रयोग में, अनुभव में हम आप सबको सीखना चाहिए। तो बाबा जी ने इस बात पर, उन्होंने हमसे पूछा कि तुम इस पर क्या समझते हो। मैंने अभी पिछले एक नोट्स में आपको लिख करके दिया है कि बाबा जी या रमाशंकर जी हमको और हमारी टीम का मतलब जो उस समय उनके सानिध्य में थे, जैसे मैं था, डॉक्टर सविता थी, डॉक्टर अशोक शुक्ला थे, एक डॉक्टर सुमन गुप्ता थी, ये 4-5 लोगों की जो टीम थी, उस टीम को वो होमवर्क देते थे। ये अलग बात है कि मैं उनके टीम का लीडर था, क्योंकि वो सब, मतलब मुझे खुले रूप में ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा कि मेरे साथ रमाशंकर जी की टीम में जितने हमारे साथी गए थे वो सब विज्ञान के जानकार नहीं थे, लेकिन उनका इलेक्ट्रोहोमोपैथी में इंटरेस्ट था। जैसे आज भी लगभग 80% लोग विज्ञान के जानकार इलेक्ट्रोहोमोपैथी में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोहोमोपैथी के क्षेत्र में उनका काम करने का मन और लगन है, इस नाते उनकी तारीफ की जानी चाहिए। अब हर क्षेत्र में हर तरह के विशेषज्ञ होते हैं, तो मैंने जब उस पर कैलकुलेशन करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि देखो, रॉ मटेरियल को तुम कहीं से ले लो, और रॉ मटेरियल चाहे वो इटली से मंगाए, चाहे जर्मनी से मंगाए, चाहे भारत से ले, रॉ मटेरियल के एक सीसी पर जो एक प्रतिशत लिखा होता है, जैसे मान लिया आपने बेलाडोना का अर्क खरीदा कहीं से, किसी जगह से आपने रॉ मटेरियल उसका लिया, या बेलाडोना को आपने सड़ा करके कोहेबेशन विद से उसका अर्क B1 का बनाया, तो कितना आपने उसमें डिस्टिल वाटर डाला था ये तो आपको पता होगा, क्योंकि आप नाप के डालेंगे, अंदाज से तो डालेंगे कि एक बाल्टी में भर दें, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर में आप कुछ बनाएंगे। तो जो आपने उस अर्क में या उस D1 में या ओरिजिनल टिंचर में जो आपकी दवा की स्ट्रेंथ है, ड्रग स्ट्रेंथ, वो कितनी है, तो मान लीजिए, और ड्रग स्ट्रेंथ चूंकि प्रतिशत में निकाली जाती है, तो हमने मान लिया कि किसी दवा पे लिखा हुआ है 65%, तो 65% का तात्पर्य हो गया कि उस दवा में ड्रग की स्ट्रेंथ 65 है, साथ में एल्कोहल या डिस्टिल वाटर जिसमें बनाया गया हो वो 35% है। तो 100 ml में अगर 65% आपका ड्रग स्ट्रेंथ है तो एक में कितना होगा और फिर 1000 ml में कितना होगा। इस तरीके जब आप गुणा कर लेंगे और उसका एक कैलकुलेशन प्राप्त कर लेंगे, तो सपोज कीजिए कि आपके इलेक्ट्रोहोमोपैथी के S1 में आपकी 9 औषधियां हैं, तो 9 औषधियों के प्रत्येक औषध का ड्रग स्ट्रेंथ जब आप अलग अलग एक रेशियो में निकाल लेंगे और फिर नीचे ला करके आप सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आप उसमें 9 का भाग दे दीजिए, भाग देने पे आपका एक रेशियो आ जाएगा, एक कांस्टेंट आपका वॉल्यूम आ जाएगा,
उस कांस्टेंट वॉल्यूम को आप 10,000 यानी 1,000 गुणे 10, जो कि हम 10 की स्ट्रेंथ में चलते हैं 1/10 करके, तो जब आप 10,000 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके उस दवा के हर दवा का पार्ट आता चला जाएगा कि इस दवा में कितना मिलाया गया है, कितना मिला गया है। अब हर दवाओं की ड्रग स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। आपने जिस दवा को जिस हिसाब से बनाया उसकी ड्रग स्ट्रेंथ निकाल करके तभी आप एक ड्रम बना लीजिए D1, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10,000 गैलन बना लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उस D1 को अपनी शीशी में पैक करते हैं तो आपको ये लिखना पड़ता है कि इसकी ड्रग स्ट्रेंथ कितने प्रतिशत है, और उस प्रतिशत के आधार पे ही जब हम दवाओं को मिलाते हैं, जब उन पौधों के अर्क को हम मिला के कोई एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा बनाते हैं, मान लीजिए 9 पौधों को हमको अर्कों को मिलाना है, 9 पौधों के आपस में स्ट्रेंथ मिलाना है, तो फिर हमको एक फार्मूले के अनुसार ही तो मिलाना पड़ेगा। हम ऐसा थोड़ी कि ऐसे एक से उठा करके एक बाल्टी डाल दें, दूसरे से उठा करके 3 बाल्टी डाल दें और एक ड्रम तैयार कर लें और यह हमारा तैयार हो गया। ये इस तरीके पर हम लोगों ने काम किया, इस तरीके के फार्मूले पर हम लोगों ने किया, और उस तरीके के काम करने पर ये फार्मूले निकल के आए कि हाँ, इसको इस रेशियो में मिलाएंगे तब जाकर के हमारी एक दवा तैयार होगी। यानी हम अपने 9 रॉ मटेरियल्स को पहले अलग अलग मानक के अनुसार अलग अलग नाप तौल में पहले उनको बना लेंगे, उनके अर्क D1 के ले लेंगे, और फिर उनको आपस में इस फार्मूले के अनुसार जो मैं बता रहा हूं कि आप पहले ड्रग स्ट्रेंथ का 100% से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसमें 1,000 का गुणा करके भाग दे करके उसका सटीक निकालिए, फिर सबका औसत निकालिए, और औसत निकालने के बाद फिर उसमें 1,000 गुणे 10/100 ये करके आप उसका फार्मूला निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा। इस पर चर्चा हमारी आपकी किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से हो सकती है, जहाँ पे मैं आपको किसी एक ड्रग के सारे इस फार्मूले को आपको ड्राइव करके बता सकूं कि इसके मिलाने का तरीका ये है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया जो मैं आपसे इस ऑनलाइन पे कह सकता हूं, मैं वो कर रहा हूं। और एस एन लाल जी को जब मैंने ये समझाया तो उनकी समझ में आया, इदरीशी साहब को मैंने ये समझाया, उनकी समझ में आया, यूपी सिंह से मैंने इस पर चर्चा की, उनकी भी समझ में आया। हमारे डॉक्टर वी कुमार जी तो मेरे सारे विचारों से पहले से सहमत थे, चूंकि मैं उनके साथ ही जुड़ा था, इस नाते उनके बारे में कोई चर्चा करना ये मुझे सूरज को रोशनी दिखाना होगा, चूंकि वो मेरे गुरु रहे हैं, मेरे आदर्श रहे हैं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज मैं जहां भी हूं वो डॉक्टर वी कुमार जी के द्वारा ही हूं। ये अलग बात है कि उनको लोग लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन वो मेरी अंतरात्मा बसे हैं। डॉक्टर वी कुमार ना होते तो मैं रमाशंकर जी को ना जानता। रमाशंकर जी मेरे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, मेरे लिटरेरी सीनियर रहे हैं, लेकिन इस पैथी में लाने का श्रेय तो डॉक्टर वी कुमार जी को ही है। इस नाते मैं अपने उन सभी सीनियर्स का अभिवादन करता हूं। हमारे पीयूष जी ये महाराष्ट्र से एक चिकित्सक हैं, और इन्होंने एक सवाल किया था कि आप रमाशंकर जी के समय जब साथ में थे तो क्या उस समय कोई किताबें आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मौजूद थी जिससे आपने पढ़ा और आप इस तरीके का ज्ञान दे रहे हैं? मैंने इनको लिखा भी था, और मैं सार्वजनिक रूप से इस मंच पर बोल दूं कि जब मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आया था तो मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की परिभाषा नहीं आती थी। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, मुझे उसकी डिफिनीशन नहीं आती थी। मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लाया गया था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में खड़ा किया गया था, चाहे जिस कारण से, वो कारणों पर जाना और उसकी चर्चा करना यहाँ जरूरी नहीं, लेकिन उस समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक किताबों को जब मैं पढ़ता था तो मैं उलझ जाता था, और इस उलझने के कारण मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के उस क्षेत्र से अपने आप को निराश साबित कर चुका था, क्योंकि हर किताबों में जो कन्फ्यूजन था, हर पौधे में, हर दवा में वही लक्षण, वही रोगों का तरीका, वही दवा देने का तरीका, कोई नयापन नहीं। तो मैं भी ये विचार करता था कि एलोपैथी में हर रोग की अलग अलग दवा है, होम्योपैथी में अलग अलग लक्षणों पर दवा है। यहाँ पर एक ही दवा 50 तरीके की लिखते हैं, इसको खाने के पहले, इसको खाने के बाद, इसको सोने के पहले, इसको मिचली आने पे, इसको 5 बूंद, इसको 10 बूंद, लेकिन कारण कोई नहीं देता था कि इसको ऐसा क्यों दिया गया। लिहाजा मैं बहुत कंफ्यूज था, और जब मैं संयोगवश बाबा जी के संपर्क में पहुंचा, रमाशंकर जी के संपर्क में पहुंचा, तो हम लोगों ने आपस में काम करना शुरू किया। क्योंकि मैं उस समय एमएससी कर चुका था, विज्ञान का मैं विद्यार्थी था, तो मेरे अंदर काम करने की स्टाइल और ललक दूसरी थी। तो रमाशंकर जी हमको होमवर्क दिया करते थे, और बहुत ज़बरदस्त होमवर्क देते थे, और कहते थे इस पर विचार करो, इस पर शोध करो, इस पर काम करो, और मैं उस होमवर्क को करके उनको रिप्रेजेंट करता था, जैसे एक विद्यार्थी अपने गुरु को देता है, फिर वो उसको चेक करते थे। तो ये होमवर्क देना और चेक करना और प्रस्तुत करना, यही मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का क्लासरूम बन गया, यही मेरी पुस्तकें बन गई, और यही मेरे अंदर समाता चला गया। और आज मैं वही सब कुछ नए विचारों के साथ आपको प्रस्तुत कर रहा हूं।
मैंने आपको डाइल्यूशन के बारे में और डोज के बारे में, पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में अपने 22वें क्लास में बहुत अधिक चर्चा कर ली थी। उस चर्चा करने के दौरान हमारे तमाम सीनियर्स और तमाम हमारे न्यू कॉमर्स साथियों ने ये लिखा कि सर आपने मेरा कन्फ्यूजन दूर किया, हम लोग डोज और स्ट्रेंथ में और पॉजिटिव और निगेटिव में आज तक उलझे हुए थे। इससे पहले कि मैं आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करने वाला हूं, क्योंकि मैं आज से मैटेरिया मेडिका और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को आपस में कंबाइंड करके आपको लेके आगे चलने का बीड़ा बनाया हूं, लेकिन 2 मिनट का समय मैं आपका और लूँगा। कल रात में मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक होने वाले वेबिनार के आयोजक उसके बारे में अपनी व्याख्या कर रहे थे। लॉकडाउन के इस पीरियड में वेबिनार का आयोजन और उसके उद्देश्यों की जानकारी देने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने जितने अपने उद्देश्य गिनाए, लगभग 15 उद्देश्य उन्होंने आप सब ने उस वीडियो पर सुना होगा, 15 उद्देश्य उन्होंने, वो मेरे छोटे भाई हैं, हालांकि वो एक बार मैंने उनको तुम से संबोधित किया तो बड़े चिढ़ गए कि आप मुझे तुम कहते हो और मेरी उम्र 43 साल की है। तो मैंने उनको समझाया कि हर जानकार और समझदार व्यक्ति अपने प्रिय को तुम से ही बुलाता है। भगवान राम भी लक्ष्मण को, अपने भाई को तुम से बुलाते थे, और पूरा विश्व धर्म ग्रंथ, हर ऋषि मुनि अपने राजाओं को तुम से संबोधित करता था, जो उनके प्रिय होते थे। अब आप प्रिय हो और आप कह करके संबोधन कर दें अपने छोटे को, तो वो तो एक हमारी बातचीत की भाषा हुई, लेकिन तुमसे अपनत्व की झलक होती है। हालांकि वो बुरा मान गए तो कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो मोड ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उस वेबिनार के जरिए वो बताना चाहते हैं, क्या उसमें ये नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इन मूल बातों पर चर्चा की जाए कि निगेटिव और पॉजिटिव क्या है, ड्रग स्ट्रेंथ क्या है, डोजोलॉजी क्या है, रोगी को दवा कब देनी चाहिए, या जो लोग टेम्परामेंट की बात करते हैं उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, या दवा बनाने की विधि पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, या दवाओं के इस रेशियो पर, गुणा भाग पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर चर्चाएं हो चुकी हैं क्या? मैं उन्हीं से नहीं, समाज के उन तमाम वरिष्ठ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जो अपने आप को स्तंभ बताते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या जो मैं ये सवाल उठा रहा हूं, क्या इन पर चर्चा पहले हो चुकी है और लोग संतुष्ट हो चुके हैं? आप मेरे एंजाइम्स थ्योरी को न स्वीकारें, आप ये कहें कि आप कहिए एज ए लाइक एंजाइम, इसको एंजाइम न कहिए, एंजाइम की तरह कहिए। ये आपका सोच हो सकता है, आपका सोच हो सकता है, लेकिन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की सोच नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ये साबित कर चुका हूं कि एंजाइम्स की प्रक्रिया क्या है और एंजाइम्स की क्रियाविधि क्या है। मैं अपने पूर्व लेक्चर में इस बात को साबित कर चुका हूं। अभी आज भी मैं दवा का शुरुआत में कुछ आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या इन समस्याओं पर पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए किसी मंच पर? अगर हमारे किसी सेमिनार में या वेबिनार में 500 लोग किसी हाल में बैठे हों और इस पर चर्चा हो जाए कि पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ड्रग स्ट्रेंथ पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, डोजोलॉजी पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, टेम्परामेंट पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ड्रग बनाने के फार्मूले पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, रॉ मटेरियल के बारे में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर इन पर चर्चा नहीं हो रही है तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम कैंसर इंस्टीट्यूट का बड़ा कैसे खोलेंगे। हम एक डॉक्टर को एक छोटी सी टेबल पर ना बैठा करके एक बहुत सजे सजाए क्लिनिक में पर्दा और एसी रूम बना करके बैठाने पर चर्चा करनी चाहिए। हम डॉक्टर को डॉक्टर के हैसियत, यानी एक डॉक्टर, मुझे हास्यास्पद लगा जब उन्होंने कहा कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि डॉक्टर की क्लिनिक का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, डॉक्टर की क्लिनिक की मेज और कुर्सी का दायरा क्या होना चाहिए। यानी क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज इसकी चर्चा हम करें और समाज को ये बताएं कि हम बहुत गिरे और कुचले तबके के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हमारा समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, हम अपने आप को भी वैज्ञानिक मानते नहीं, हम अपने आप को भी विज्ञान के प्रति समर्पित ही नहीं कर पाए। हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का बैनर लगा लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की फोटो कंप्यूटर से उठा करके दिखा दें और तमाम तरह के एनजीओ से पैसे लेकर के हॉस्पिटल स्थापित कर दें और इसके बाद हम उसमें कह दें कि हम ये काम कर रहे हैं। क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए?
जो बाहर के आप 2 वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं कि वो आपके वेबिनार में आएंगे और वो आपको इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में बताएंगे, वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी से बड़े प्रभावित हैं, वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी से प्रभावित हो सकते हैं। मेरा ये मानना है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि किसी एक दवा का प्रयोग उनके सामने किया गया, उस दवा के परिणाम को उनको बता दिया गया और उस पर थोड़ी चर्चा कर ली गई और उससे वो प्रभावित हो गए। लेकिन क्या उनको भी इस बात का बताना जाना जरूरी है कि हम ये दवा बनाते कैसे हैं, इस दवा में पॉजिटिव और निगेटिव किताबों ने लिखा है तो उस पर कंफ्यूजन क्यों नहीं दूर किया जाना चाहिए, दवाओं के बनाने के तरीके पर क्यों नहीं दूर किया जाना चाहिए। हम सिर्फ ये कह दें कि ये पेन है और कल को अगर ये पेन खराब हो गया तो हम पेन बनाएंगे कैसे, इसके बनाने पर चर्चा नहीं होनी चाहिए किसी सेमिनार में। उनका ये कहना है कि मैं डॉक्टरों को रिफ्रेश कर रहा हूं और तमाम, किस बात पर रिफ्रेश करेंगे आप? ये एमबीए का क्लास नहीं है कि आप बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, आप क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, आप नर्सिंग होम के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, आप किसी इंस्टीट्यूट को डेवलपमेंट की बात करें। यहाँ पर बात करनी इलेक्ट्रोहोमोपैथी के मूल सिद्धांतों की, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आए हुए भ्रमों को निवारण करना है, आप उस पर चर्चा करें। उस वेबिनार में आने का आमंत्रण दिया जा रहा है। लोग कैसे पहुंचेंगे, लोग कैसे आएंगे? उसमें जिन लोगों के वेबसाइट पर कह रहे हैं कि मेरे वेबसाइट पर जाइए और उन लोगों की फोटो में है और उनके डिटेल्स हैं, उनका एक शब्द और मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा मुझे उस वेबिनार में उन लोगों की आवश्यकता है जिन्होंने कुछ परिणाम दिया हो, जिन्होंने अपना समय दिया इलेक्ट्रोहोमोपैथी में 30 साल 40 साल, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं। उनके स्पष्ट आप सुन लें, मैंने उसको 3 बार रिवर्ट करके सुना। उन्होंने ये कहा कि 30 साल 40 साल, कुछ लोग 50 साल से भी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, मुझे उनकी आवश्यकता जो इसमें कुछ परिणाम दे सके हूं। इससे क्या मतलब आपका है? आप कहना क्या चाहते हैं? परिणाम, इलेक्ट्रोहोमोपैथी का जुड़ा हुआ हर चिकित्सक अपनी क्लिनिक की सीट पर बैठ करके परिणाम ही दे रहा है देश को। अगर उसके पास 50 रोगी आ रहे हैं या 1 महीने में उसने 1000 रोगी देखा है और उन 1000 रोगियों में से उसने 10 रोगी को ठीक किया तो उसने 10 परिणाम दिया है मेरे भाई। अभी आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी शैली को, अपनी भाषा को बदलिए। जो लोग 50 साल से लगे हैं, अगर वो 50 साल ना होते तो आज आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में चर्चा ही नहीं करते। जो लोग 30 साल 35 साल से अपने अनुभवों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं या जो लोग सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, अगर वो लोग ना होते तो आप शायद मंच पर बैठ भी ना पाते। आज तक मुझे नहीं कोई पता है कि आपने अपने स्तर से कोई ऐसा कार्यक्रम किया हो, कोई ऐसा सेमिनार किया हो जिसमें आपने आयोजित किया हो और मंच पर 20 लोगों को बैठा दिया हो और मेडल या पुरस्कार दिया हो या विभिन्न तरीके का आयोजन किया हो। आपका मतलब, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, विशेषता उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग दूसरों के मंचों पे आके बैठने से अपने आप का सीना फुला लेते हैं। डॉक्टर वी कुमार जी, डॉक्टर इदरीसी जी के अलावा डॉक्टर यूपी सिंह भी किया करते थे बिहार में। 3-4 ऐसे लोग हैं जो देश में अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जहां पर मंचों पर लोगों को बैठा रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं और सामने 500 600 1000 की भीड़ दे रहे हैं और 3 दिन 4 दिन उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं और आपसी चर्चा हो रही है। लेकिन केवल मंच पर कूद के बैठना, कुर्सी छका लेना, अपने आप को पदाधिकारी कह देना, क्या ये इलेक्ट्रोहोमोपैथी का परिणाम है? क्या एक कमरे में बहुत साफ सुथरी मेज कुर्सी लगा लेना और 2-4 किताबों को रख लेना, इसके बाद एमबीए के स्टाइल में बिजनेस, क्या ये इलेक्ट्रोहोमोपैथी का परिणाम है? या एक बंद कमरे से एक शीशी ला करके किसी एक रोग पर अपनी दवा की गोपनीयता को बनाए रखना, क्या ये इलेक्ट्रोहोमोपैथी का परिणाम है? आप किन 40 साल 50 साल वालों को ओवरलुक करके परिणाम देने वालों को आप आमंत्रित करना चाहते हैं? वो कौन से ऐसे वक्ता, कौन से ऐसे विद्वान हैं जो हमको बताएंगे उस मंच पर आप खड़े होकर के, या आपके ऑनलाइन, आपने कहा कि 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो हम आपके उसमें शेयर कर सकते हैं। क्या इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अपने विचार 10 मिनट 15 मिनट में दिए जा सकते हैं किसी एक परिणाम पर? और अगर मैं ये कह दूं कि मैंने इस रोग पर यह शोध किया है और मैंने इन कारणों से किया है, तो क्या मैं 15 मिनट में आपको एक वीडियो दूंगा और आप सिलेक्ट करेंगे? आप
कि कमेटी सेलेक्ट करे कि ये वीडियो यहाँ पे प्रसारित करना है, ये नहीं करना है? क्या कोई मापदंड है आपका कि आप किसके किसके वीडियो करेंगे और उसका मानक क्या है? मेरे भाई, अभी देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए बहुत संक्रमण कार्य चल रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मूल सिद्धांतों पर जब तक चर्चा होकर के एकमत नहीं हो जाते हैं, इसलिए नहीं हो रहे हैं कि ठीक यही क्रम है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो चीज़, उसको आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, या लोग जो सुनना चाह रहे हैं उनको आप फोन करके रोकना चाह रहे हैं, लोगों को प्रेशर दे रहे हैं कि अनिल श्रीवास्तव क्लास बंद करा दिया जाए। मेरे पास ऐसे तमाम लोगों के फ़ोन कॉल्स आए जो ये कह रहे हैं कि लोग हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं कि अनिल से कहिए क्लास लेना बंद कर दें। भाई, मैं क्लास लेना क्यों बंद कर दूं? क्या कारण है क्लास लेना बंद कर दूं? तो इस पर लंबी चर्चा हो जाएगी और समय भी ज़्यादा हो जाएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। कल हमने आपको पॉजिटिव, निगेटिव और डोज के बारे में स्पष्ट किया था और उससे आप सहमत भी थे। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं, लोग वेबिनार करें, सेमिनार करें। मैं किसी की कोई आलोचना नहीं करता, लेकिन निवेदन करता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मूल सिद्धांतों पर चर्चा की जानी चाहिए। इसी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आज हम यश1 और यश2 दोनों के कंपैरिजन को आप तक लाएंगे। यश1 में 9 पौधे हैं, जिसमें आपके पास मैट्रिया मेडिका भी होगी और आपको पता भी होगा। इसमें कॉकलेरिया ओफ्लेंसिस, हार्डिगस्टिक कैंडिसिस, नाइट्रियम ओफ्लेंसिस, सैक्रोफ्लोसा नोडुसा, स्माइलेक्स मेडिका, तुलसिको फेरेरा, वेनिको ओफ्लेंसिस, स्ट्राइकोनॉस और मैट्रिकेरिया, जिसे हम कैमोमिला कहते हैं। ये हमारे यश1 की 9 औषधियां हैं और इन 9 औषधियों को 10-10 पार्ट आपकी किताबों ने बताया है। अब पार्ट का तरीका वही है जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। जब हम यश2 देखते हैं तो यश2 में हमको जो 9वीं दवा है, इसमें लाइकोपोडियम मिला दिया जाता है यश2 में। किताबें लिखने और समझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक क्लास में उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से हो सकती है। हम जब इन 9 पौधों की जानकारी लेते हैं तो जो पुस्तकें आपको बताती हैं वो पौधों के गुणों को बताती हैं। जैसे आपका कॉकलेरिया ओफ्लेंसिस, जिसे हम हॉर्स रेडिश भी कहते हैं, इस पौधे की जो विशेषता है, इस पौधे के अंदर जो एंजाइम्स की विशेषता है, ये जाकर के हमारे सीएनएस सिस्टम को, केवल एक पौधे की बात कर रहा हूं, कॉकलेरिया ओफ्लेंसिस, ये हमारे सीएनएस यानी गर्दन से ऊपर के सारे सिस्टम को कवर करती है। सिर्फ इतनी बात मैं आपसे कह सकता हूं। दूसरी दवा इसमें मिली है, दूसरा पौधा इसमें मिलाया गया है, हाइड्रेस्टिक कैंडलिसिस, जिसे हम गोल्डन सील कहते हैं। इस पौधे में ये हमारे बॉडी के स्किन, कंप्लीट स्किन, अपर स्किन, चेहरे से लेकर के पैर तक, तलवे तक, जितनी भी ऊपर से आवरण है हमारे शरीर का, ये पौधा इन भागों पर अपना विशेष प्रभाव दिखाता है। दूसरा है, एक तीसरा पौधा इसमें, चौसठ नंबर का, चूंकि ये क्रम से मैंने लिख रखा था शाम को और उसका क्रमांक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चौथा पौधा, हमारा तीसरा पौधा नाइट्रियम ओफ्लेंसिस, जिसे हम वाटर क्रीज कहते हैं। ये हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर
यूरेथ्रा यानी पूरा का पूरा हमारा मूत्र संस्थान पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है इस पौधे के कार्यों का। अगला है सैक्रोफ्लोरिया या सैक्लोफ्लोसा नोडोसा, जिसे हम नॉट रिट फ्लॉर या फिट ब्लॉक कहते हैं। यह हमारे सारे ग्लैंड्स को, जितने ग्लैंड्स हमारे शरीर में हैं उन ग्लैंड्स पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा है इस पौधे का। एक है स्माइलक्स मेडिका, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर अपना प्रभाव दर्शाता है। फिर है बेनोरिया ऑफ्लेंसिस, ये मांसपेशियों पर जहां पर ऐंठन हो, दर्द हो, स्वेलिंग हो, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर न चल रहा हो, ऐसे स्थानों पर जाकर के ये पौधा अपनी सक्रियता को दर्शाता है। इस पौधे की जो विशेषता है। एक है तुलसी को हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कंप्लीट माउथ, नेजल, ट्रैकिया, लंग्स तक इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। 93। एक हमारा है स्ट्राइकम नक्स भूमिका, जिसे स्ट्राइकोनॉस या नक्स भूमिका कहते हैं। ये हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती यानी मांसपेशियों कोशिकाओं में एनर्जी फ्लो देता है, जिसका प्रारूप इस पौधे में देखा गया। हम आपको बहुत शॉर्ट बता रहे हैं, चूंकि बहुत लंबी चर्चा करेंगे तो फिर इसके लिए हमको आपके आमने सामने होना पड़ेगा। मैंने बहुत इसको तरीके से समराइज कर दिया है आपको आसानी से समझाने के लिए कि अभी मैं इन 9 पौधों पर चर्चा कर रहा हूं कि इन 9 पौधों के गुण क्या हैं, किन गुणों के कारण इनको एसोन में मिलाया गया। एक हमारा और बच रहा है 61 का मैट्रिकैरिया कैमोमिला। ये देखा यह गया है कि 5 साल से 10 साल तक के बच्चों की चुस्ती फुर्ती, उनके दांत निकलना, उनकी आंखों को तेज करना, उनकी हर क्रियाविधियों पर यानी ये एक्शन करता है। ये जो 9 पौधों का मिश्रण यशोन में किया गया, ये 9 पौधों का मिश्रण जो यशोन में किया गया, ये 9 लक्षण ऐसे मूल लक्षण हैं जो शरीर के हर सिस्टम को कवर कर लेते हैं। माउथ टू एलिमेंट्री कैनाल, नेजल टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीएनएस और एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम को थोड़ा सा इससे दूर रखा गया, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और सीएनएस सिस्टम के साथ बॉडी के सारे ग्लैंड्स को यशवन के औषधियों ने अपने आप में संतृप्त किया। मैटी जी को इन औषधियों को टेस्ट करने में, चेक करने में बहुत समय लगा होगा, लेकिन चूंकि इन पौधों के गुण होम्योपैथी की किताबों में, वनस्पति विज्ञान की पुस्तकों में और इन पौधों के प्रारूप और इन पर शोध में मटेरियल उपलब्ध थे, इन गुणों के कारण मैटी जी ने यशवन में इन 9 पौधों का चयन किया। चूंकि ये 9 पौधे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण सिस्टम को कवर कर लेते हैं, नर्वस सिस्टम को कवर कर लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को कवर कर लेते हैं और ग्लैंड्स को कवर कर लेते हैं। तो जब इन संबंधित अंगों में कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर घट या बढ़ जाती है, तो उन संबंधित अंगों की कोशिकाओं के अंदर जो सक्रियता करने वाले एंजाइम से उनकी क्रियाशीलता घट जाती है। फिर हम इन 9 पौधों के एंजाइम्स को जब शरीर में प्रवेश कराते हैं तो जाकर के हमारे शरीर के सिस्टम को वहां तक, उन अंगों के टारगेट कोशिकाओं तक पहुंच करके ये एंजाइम्स जाके उन एंजाइम्स की पूर्ति कर देते हैं। अब बात एंजाइम्स की फिर आई तो हमारे एक साथी ने बड़ा अच्छा सवाल किया, और सवाल ऐसे होने चाहिए जिनका दिमाग लगेगा वही सवाल करेंगे। जैसे एक क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, गूंगे बने बैठे रहते हैं, जो कुछ मैंने कहा वही मान लेंगे। मैंने कह दिया ये ईम तो उन्होंने कहा हाँ नीम, मैंने कहा इमली तो उन्होंने कहा इमली। लेकिन कुछ ऐसे मेधावी होते हैं जो कहते हैं सर इसको समझाइए कि इमली क्यों है, ये नीम क्यों है। मुझे उन विद्यार्थियों से बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हमारे एक साथी हैं, मैं नाम उनका भूल गया, शायद सुखदेव पंजाब के हैं। उन्होंने सवाल किया कि सर
जब आप ये बताते हैं कि हम पौधे की दवा लेते हैं, पौधे की दवा को हम शरीर में प्रवेश कराते हैं, तो केवल एंजाइम्स की बात ही आप क्यों करते हैं, बाकी की बात क्यों नहीं करते? बहुत सही सवाल है उनका और प्रशंसनीय सवाल है। हम औषधि के रूप में पौधे के अंदर जितने भी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज और एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब उस औषधि में प्राप्त करते हैं शरीर में। ठीक, आपकी शंका समाधान मैंने कर दिया। लेकिन ये पौधों के अर्क हमारे शरीर में जाकर के इसके एंजाइम्स ही क्यों सक्रिय होते हैं, उस पर चर्चा करनी है। ये मैंने जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था और हार्मोन्स की क्रियाविधि बताई थी, तो मैंने वहां भी बताया था कि हार्मोन्स लाइक टू एंजाइम्स, दोनों की प्रक्रिया और क्रिया करने की क्षमता बराबर है। हमारे शरीर में अन्य जो पदार्थ जाते हैं औषधि के साथ, जैसे मिनरल्स हुए, अगर उस मिनरल्स की शरीर में आवश्यकता है तो वो कहीं जाकर के उसकी पूर्ति कर देंगे, नहीं आवश्यकता है तो कोई बात नहीं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वाटर, विटामिन, ये सब जाते हैं। लेकिन एंजाइम्स की क्रियाशीलता अन्य तत्वों की अपेक्षा, अन्य यौगिकों की अपेक्षा 700 गुना ज्यादा है कार्य करने की। इसीलिए कैटलिस्ट माने गए हैं, ये रिएक्टर माने गए हैं, प्रमोटर माने गए हैं, और इसीलिए इनको एपो एंजाइम और को एंजाइम में मैंने आपको डिवाइडेशन भी किया था कि एपो एंजाइम को मैंने बताया था कि एपो एंजाइम्स लो टेम्परेचर पे भी और हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी कार्य करते हैं। हमारे बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तब भी ये काम करते हैं, और जब बॉडी का टेम्परेचर घटता है तब भी ये काम करते हैं। इसीलिए औषधियों के अंदर अन्य जो पदार्थ होते हैं, जो अन्य यौगिक होते हैं, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में सबसाइड कर लिए जाते हैं। जिनकी जरूरत होती है वो उपयोग में आ जाते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती वो एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं। लेकिन एंजाइम्स ना तो यूज किया जाता है ना एक्सक्रिएट किया जाता है, वो सबसाइड हो जाता है अपनी क्रिया के बाद। क्योंकि एंजाइम्स करता क्या है, एंजाइम जाके क्रिया को मोटिवेट करता है। एंजाइम्स किसी क्रिया में भाग नहीं लेता, क्रिया में जो भाग लेगा वो उसका एग्रेवेशन देगा या उसका घटना और बढ़ना दर्शाएगा। अगर हमारे शरीर में मिनरल ज्यादा हो गए हैं तो शरीर पर दाने निकल आते हैं। विटामिन की कमी से रोग होता है, और विटामिन की अधिकता अगर हो जाए तो भी आपने उसका प्रयोग शायद सुना हो, नए एलोपैथी के सिद्धांत में मैंने एक दिन पढ़ा था और सुना भी था कि विटामिन की अधिकता से भी रोग होते हैं। मिनरल ज्यादा हो जाए, ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, फैट ज्यादा हो जाए, इन सब पर हमारे शरीर में हमको इसके परिणाम दिखाई पड़ने लगते हैं। लेकिन एंजाइम्स ना तो ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। एंजाइम्स की उतनी ही आवश्यकता होती जाकर के उन कोशिकाओं को मोटिवेट करने की, वहां पे कमी है। और उतनी पूर्ति करने के बाद मैंने आपको एक मैकेनिज्म बताया था जहां पर वो साइड हो जाते हैं। ठीक उस तरीके से कि जहां पर पंपिंग सेट पर पानी निकल रहा है और किसी खेत में पानी हमने दे दिया और पानी बंद कर दिया और भर गया है, तो नाली के बीच में जो पानी भरा उसी नाली में शोषित कर लिया जाएगा। ना वो वापस पंपिंग सेट की ओर जाएगा और ना उस खेत की ओर जाएगा। खेत भर चुका है, पंपिंग सेट बंद किया जा चुका है, बीच के नाली में जो पानी भरा वो पानी उसी नाली में शोषित हो जाएगा। उसी तरीके से जो एंजाइम्स टारगेट सेल तक पहुंच चुके हैं, टारगेट पर अपना काम मोटिवेट कर चुके हैं, उनको कैटलिस्ट के तरीके उनको काम दे चुके हैं, वहीं पर वो रुक जाएंगे और शेष बीच के जो एंजाइम्स पार्ट है वो सब साइड कर दिए जाएंगे। फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा उनको हम अवशोषित कर लेंगे। तो यश1 की ये 9 पौधे हैं और यश2 में लाइकोपोडियम मिलाया गया। लाइकोपोडियम की विशेषता हम आपको बता दें। लाइकोपोडियम को विभिन्न किताबों ने अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की, बहुत लंबी व्याख्या की है। लेकिन ये औषधि एक्सक्रेटरी सिस्टम पे, पाचन के बाद, किडनी के कार्य के बाद, यानी रक्त के छनने के बाद और भोजन के पचने के बाद के संस्थानों पर बहुत अच्छा प्रभाव दर्शाती है। इसी नाते लाइकोपोडियम को हमने यश2 में लिया है और यश2 को हमने यश1 का विकल्प माना है। विकल्प का तात्पर्य क्या है? हमने आपको एक L2 और L3 की बात की थी और लोगों ने कई सवाल किया कि L3 आप कहां से उठा लाए। मैं कहीं से नहीं उठा लाया भाई। L1 में यश1, L1, A3 ये 3 दवाएं पहले से मिली हुई हैं। हमने यश1 को हटा के यश2 का प्रयोग करना शुरू किया और हमने देखा कि जब हम यश1 के स्थान पर यश2 देते हैं तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, स्टमक के आगे के लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर के रेक्टम तक पर इनका प्रभाव बढ़ जाता है। हमारे श्वसन के लंग्स पर कफ को निकालने में इनका प्रभाव बढ़ जाता है। हमारे स्किन से पसीना निकालने पर इनका प्रभाव बढ़ जाता है, यानी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन सक्रिय हो जाते हैं यश2 के डालते ही। तो हमने यश2 को, L1 को और A3 को मिला करके L3 का नाम दे दिया, क्योंकि वो लिम्फेटिक चैनल पे जाके काम करते हैं।
तो L2 हमने रखा डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन, और L3 हमने रखा एक्सक्रेटरी सिस्टम की मेडिसिन, और CNS के लिए हमने आपको 6 मेडिसिन और बता दिया था, जिसमें S1 और S5 का चक्कर आप सब पूछ रहे थे। तो S1 हमने कहा था कि 90% केसों में हम S1 का मिश्रण मिलाते हैं, लेकिन 20% केसों में S5 हमको मिला देना पड़ता है। कभी कभी होता है कि S1 का प्रभाव एक सीमित दायरे के बाद रुकने लगता है, और जैसे हम S1 के स्थान पर S5 डाल देते हैं तो हमारे CNS का पूरा सिस्टम बहुत सक्रिय हो जाता है। S1 की सक्रियता को बढ़ाने के लिए अगर हम RE का प्रयोग कर लें, जो हमारी रेड इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये देखा गया है कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन बहुत जल्दी क्रियाशील हो जाते हैं और उनमें कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। शरीर अगर दुबला पतला हो, भूख ना लग रही हो, आदमी कमजोर हो रहा हो, वहां पे अगर आप S1 के साथ RE का प्रयोग कर देते हैं तो कुछ समय तक, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग आपको हमेशा नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग केवल उन अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ा देना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाकर के हमारे सिस्टम में, हमारे कार्यों में सीधे इफेक्ट डालती है। ये क्रियाओं में भाग ले लेती है, लेकिन हमारी जो एंजाइम्स वो क्रियाओं में भाग ले लेती है, उसको मोटिवेट करती है। दोनों में अंतर है। इस नाते जब हमारे अंग क्रियाशील हो जाए तो एंजाइम्स अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हमको उसी स्थान तक करना है। तो आज हमने आपको S1 और S2 के बारे में ये जो अंतर बताया है पौधों के मिश्रण के आधार पर, मैं समझता हूं कि आपने इसको बहुत चिंतन और मनन के साथ सुना होगा। कल हम आपको S5, S6, S3 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, और समय होगा तो हम आपसे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज S1 और S2 के इस विश्लेषण पर हम आपके मत जानना चाहेंगे, हम आपके प्रैक्टिकल के तरीके जानना चाहेंगे, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अच्छे सवाल निकल करके हमारे पास तक पहुंचने भी चाहिए। मैं एक बार फिर अपने वेबिनार चलाने वाले साथियों को, अगर उनको मेरी बातों से कष्ट हुआ हो तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कोई उद्देश्य उनको लज्जित करने का नहीं है या उनका विरोध करने का नहीं है, लेकिन निवेदन जरूर करूंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मूल सिद्धांतों पर चर्चा हो, न कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर चर्चा हो। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के किसी भी सम्मेलन में या किसी भी मंच पर सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांतों पर चर्चा करें, उसके प्रगति प्रचार पर चर्चा करें, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को अलग रखें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने आप को पंप एंड शो साबित करेंगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भला अभी आगे बहुत दिनों तक नहीं होने वाला है। इस शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। हालांकि योगेंद्र जी नाराज होंगे कि मैंने समय ज़्यादा लिया, लेकिन क्षमा चाहता हूं, कुछ मूल बातों को कह करके ही हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।